अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं 2015 का मैथमेटिक्स पीपीएससी का। हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ समेशन 3 + 4 आयोटा रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय z रेज़ टू पावर n इज़, ये हमने फाइंड करना है कि इस फंक्शन, ये जो हमारे पास है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। ऑप्शन हमारे पास है 1/5, 5, 7, इन्फिनिटी। अब हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे। हमारे पास उसका फार्मूला होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, r होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मोड ऑफ an ओवर an + 1। ये हमारे पास फार्मूला होता है। यहाँ पे हमारे पास an जो होता है इसका कोफिशिएंट होता है z रेज़ टू पावर n का। तो यहाँ पे हमारे पास an की वैल्यू आ जाएगी 3 + 4 आयोटा रेज़ टू पावर n। और जब हम an + 1 पुट करेंगे तो हम क्या करते हैं, n की जगह पे n + 1 पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 + 4 आयोटा रेज़ टू पावर n + 1। अब हम इनकी रेशो फाइंड करेंगे an ओवर an + 1। तो वो हमारे पास आ जाएगी 3 + 4 आयोटा रेज़ टू पावर n ओवर 3 + 4 आयोटा रेज़ टू पावर n + 1। तो हमारे पास इसकी रेशो क्या आ जाएगी, an ओवर an + 1 ओवर 3 + 4 आयोटा। अब ये हमारे पास 3 + 4 आयोटा है। हम इसको इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें से कम्प्लेक्स नंबर को रिमूव करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 का स्क्वायर लेंगे और हम यहाँ पे 4 का -4 आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास ये जो आंसर आ जाएगा 3 - 4 आयोटा ओवर 3, और ये 4 आयोटा का जब माइनस आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। आयोटा का स्केल लेंगे तो माइनस होगा। तो ये हमारे पास 16 और 9 25 हो जाएंगे। ये हमारे पास इस रेशो का आंसर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, पहले इसका मोड लेना और फिर लिमिट अप्लाई करनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हम पहले इसका मोड ले लेते हैं an ओवर an + 1। तो 3 - 4 आयोटा ओवर 25 का हमने अब मोड लेना है। तो मोड हम कैसे लेते हैं, पहले हम रियल का स्क्वायर ले लेते हैं, फिर हम इमेजिनरी का ले लेंगे -4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। और हमें पता है जब हमारे पास रियल नंबर हो तो उसका मोड हमारे पास उसी के इक्वल होता है, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ये हमारे पास 25 ही आएगा। और यहाँ से हमारे पास इसकी रेशो किसके इक्वल आ जाएगी, an ओवर an + 1 हमारे पास इक्वल आ जाएगा। ये आंसर हमारे पास आ रहा है 25 बनेगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 ओवर 25। तो ये आंसर आ रहा है 1/5। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मोड ऑफ an ओवर an + 1। तो अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/5। इसका आंसर हमारे पास 1/5 आ रहा है। तो इसमें n नहीं है तो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब है इसका आंसर यही आएगा। तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास आ गई है 1/5। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + x ओवर n रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1, 0, e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर n। हमने दो रिजल्ट्स पढ़े हुए हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू e। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 + h रेज़ टू पावर 1 ओवर h इज इक्वल टू e। ये दो रिजल्ट्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। यहाँ पे अगर 1 ओवर n है तो उसका रेसिप्रोकल हमारे पास n है, और यहाँ पे अगर h है तो उसका रेसिप्रोकल हमारे पास 1 ओवर h है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है ये हमारे पास ये वाली फॉर्म है, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है। तो अब यहाँ पे 1 ओवर n था तो इसका रेसिप्रोकल हमने n बनाया था। यहाँ x ओवर n है तो इसकी जो पावर होनी चाहिए वो n ओवर x होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + x ओवर n रेज़ टू पावर, यहाँ पे n है, हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं h ले लेते हैं यहाँ पे x ओवर n को, यहाँ हम x ओवर n को ले लेते हैं h,
और जब हमारे पास n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो 1/∞ यानी कि h किसको अप्रोच करेगा, 0 को करेगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है जब हम इसको इसमें लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा। अच्छा, और एक यहाँ पे n की अगर मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ से तो वो हमारे पास आ जाएगी x/h आ जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्सप्रेशन लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x/n को हमने दिया हुआ नाम h का, और यहाँ उसकी पावर बन जाएगी हमारे पास x/h। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस h की रेस्ट पावर 1/h चाहिए। तो हम x को बाहर ले लेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस h रेस्ट पावर 1/h, और इसकी होल पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब ये वाली जो टर्म है हमारे पास e के इक्वल है, तो ये हमारे पास बन जाएगा e⁻x। तो इसका हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करना है u(x, y) इज इक्वल टू e⁻x cos y इज, ये हमने बताना है ये फंक्शन हार्मोनिक है, एनालिटिक है, नॉट हार्मोनिक है, नन ऑफ दीज है। तो हमारे पास जो ये फंक्शन है उसकी वैल्यू हमारे पास फंक्शन जो एनालिटिक होता है वो हमारे पास इस फॉर्म में होता है u प्लस आयोटा v की फॉर्म में। और एनालिटिक फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, एक तो वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर हमने चेक करना है फंक्शन को एनालिटिक है तो हमारे पास u और v की वैल्यू होगी, तब हम चेक कर सकते हैं फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये हम इसको एनालिटिक नहीं चेक करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे पास u की वैल्यू है, v हमारे पास नहीं है। और हम u v को करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट्स भी कहते हैं, यानी तो यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो एनालिटिक है इसका ऑप्शन हमारे पास करेक्ट नहीं है। अब हम हार्मोनिक फंक्शन को चेक करते हैं। हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक तो वो रियल वैलिड फंक्शन होना चाहिए, यानी अब जैसे u(x, y) हो या v(x, y) हो, u हो या v हो, हमारे पास ये जो फंक्शन हो ये होना चाहिए रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। और ये रियल वैल्यूड फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन कब कहेंगे, जब एक तो इसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और सेकंड हमारे पास क्या होती है लैप्लास इक्वेशन, या जिसको हम पोटेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, ये हमारे पास सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब जैसे ये हमारे पास u(x, y) जो है, एक तो हम देखेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। u(x, y) का हम सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लेके देखेंगे, अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर हम सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे। तो हम लेते हैं पहले पार्शियल u/x, ये हमारे पास आ जाएगा e⁻x cos y। फिर हम लेंगे पार्शियल स्क्वायर u/x², और ये हमारे पास आ जाएगा e⁻x cos y। क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो y वाला जो फंक्शन है वो कांस्टेंट होगा। अब हम विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x वाला फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो ये आ जाएगा e⁻x cos y का डेरिवेटिव होता है sin y। और फिर हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल स्क्वायर u/पार्शियल स्क्वायर y, तो ये हो जाएगा e⁻x sin y का डेरिवेटिव हमारे पास होता है cos y। अब इनके सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या है, हम चेक करेंगे लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। लैप्लास इक्वेशन हमारे पास u गिवन है, तो u में हमारे पास किसके इक्वल होगी, डेल स्क्वायर u के इक्वल, यानी कि पार्शियल स्क्वायर u/पार्शियल x², पार्शियल स्क्वायर u/पार्शियल y²। अगर ये 0 के इक्वल आ जाती है ये वाली वैल्यू, ये लैप्लास इक्वेशन है, अगर u इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो हम कहेंगे ये फंक्शन हार्मोनिक है। तो हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। हमारे पास पार्शियल स्क्वायर u/पार्शियल x², पार्शियल स्क्वायर u/पार्शियल y², पार्शियल स्क्वायर u/पार्शियल x² हमारे पास है e⁻x cos y, और पार्शियल स्क्वायर u/पार्शियल y² हमारे पास है -e⁻x cos y। तो ये हमारे पास कैंसिल होके 0 हो जाएगा। इसका मतलब है u(x, y) जो है हमारे पास हार्मोनिक है। तो हमारे पास इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞ sin x/x dx इज इक्वल टू 0 -π/2, π/2 और पाई। अब ये जो है इस इंटीग्रल को हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, हम लोग इस पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है।
लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम तब यूज़ करते हैं जब हमसे इंटीग्रेशन डायरेक्ट सोल्व नहीं हो रही होती, वो हम तब यूज़ करते हैं। और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अगर हम इसको किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे अप्लाई करें तो ये उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में तब्दील कर देती है, और अगर हम किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे अप्लाई करें तो ये उसको अलजेब्राइक सॉल्यूशन में चेंज कर देती है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जब हमारे पास एक तो हम पीडीज को सॉल्व करने के लिए और ओडीज को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारे पास कोई सिंपल फंक्शन हो तो हम उसका ट्रांसफॉर्म कैसे लेते हैं। अब हमारे पास एक फंक्शन सपोज अगर एफ ऑफ एक्स है तो हम उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे लेंगे, 0 to इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम इस तरह से फाइंड करेंगे, ये जो फंक्शन है हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम अप्लाई करते हैं ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स, ये हमें इंटीग्रेशन में आसानी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन हमारे पास सेकंड हमारे पास क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स अगर हमारे पास आ जाए, जैसे साइन एक्स ओवर एक्स की फॉर्म आ रही है, तो ये हमारे पास इक्वल होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी एल ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि पहले हम एफ ऑफ एक्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, साइन एक्स है। साइन एक्स का हम पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, वो हमारे पास होगा एल ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि हम ले रहे हैं साइन एक्स का एल ऑफ साइन एक्स का। तो साइन एक्स हमारे पास इस फंक्शन में जब हम पुट करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन एल ऑफ साइन एक्स, इसको हम आई ले लेते हैं, ये हमारे पास इंटीग्रेशन इसको आई सपोज कर लेते हैं, 0 to इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, साइन एक्स को हम सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज़ लेते हैं ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स, और सेकेंड फंक्शन की हम इंटीग्रेशन लेते हैं। तो सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोज एक्स। अब इस पर हमने लिमिट अप्लाई करनी है 0 to इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस पी ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स, और माइनस कोज एक्स हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या होगा, अब इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, जब हम इस पे इन्फिनिटी पे अप्लाई करने अब हम अपर लिमिट पुट करते हैं, तो कॉज इन्फिनिटी भी 0 होता है और ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी भी हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब है जब हम इस पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो हमारे पास 0 हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस पी इन्फिनिटी और कॉज ऑफ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। जब हम इस पे लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ई रेज़ टू पावर माइनस पी इंटू 0 और कॉस 0 हो जाएगा, और ये माइनस पहले है और जब हम लोअर लिमिट में माइनस पुट करते हैं तो वो प्लस हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस पी, सॉरी यहाँ पे लिमिट भी आएंगी, 0 to इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स कॉज एक्स डी एक्स, ये आ रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, ये टर्म तो हमारे पास 0 हो जाएगी, कॉज इन्फिनिटी भी 0 होता है, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी भी 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 आंसर रह जाएगा माइनस पी। अब हम इसकी लिमिट इसके ऊपर इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हमारे पास दोबारा हम वैसे करेंगे, ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स एज इट इज़, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाती है साइन एक्स, फिर हमारे पास माइनस पी ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स, ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, और साइन एक्स को हम वैसे रखेंगे साइन एक्स डी एक्स, और इस पर भी लिमिट अप्लाई करनी है 0 to इन्फिनिटी, और इस पर भी लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट लेंगे तो वो आ जाएगा। राइट साइड पे हमारे पास यही है, ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स डी एक्स, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, सॉरी। तो हमारे पास ये फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, 0 to इन्फिनिटी, ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास था ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ हमारे पास आंसर 1 आया था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, अब यहाँ पे देखें जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ई रेज़ टू पावर 0 तो 1 होगा, लेकिन साइन 0 0 होता है। तो इसका मतलब है जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ई की वजह से 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट में पुट करेंगे तो साइन की वजह से ये 0 हो जाएगा। तो ये वाली जो हमारे पास टर्म आ रही है वो कैसे आएगी, माइनस पी, ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, और जो ये वाली टर्म है हमारे पास माइनस माइनस ये सारे माइनस हो जाएंगे, तो पी स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा। एक तो ये टर्म हो जाएगी माइनस पी स्क्वायर, और बाकी हमारे पास रह जाएगा 0 to इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स
साइन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। अब ये दोनों हमारे पास सेम टर्म्स हैं, तो हम पी स्क्वायर वाली टर्म को इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन एक्स का है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा 1/1 प्लस पी स्क्वायर। और वैसे अगर हमारे पास जनरल फॉर्म जो ये हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया साइन एक्स का, वो हमारे पास आ रहा है 1/p स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस पी स्क्वायर। अब हमने सेकंड पढ़ा हुआ था कि अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन आ जाए एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स, इसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तो हम इसका कैसे लेंगे, 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम इस फंक्शन के लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू लिखेंगे और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी पी से, विद रिस्पेक्ट टू पी से ले लेंगे। तो अब हमारे पास इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, साइन एक्स ओवर एक्स, यहाँ पे एल आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी 1/p स्क्वायर प्लस 1 करेंगे और डी पी विद रिस्पेक्ट टू पी इंटीग्रेशन ले लेंगे। यानी कि हमारे पास क्या है, हमने एल ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स है, तो हमने यहाँ पे एल ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेनी है और इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू पी। तो इसकी वैल्यू 1/p स्क्वायर प्लस 1 थी, तो अब हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आएगी tan इनवर्स p, लिमिट अप्लाई करनी है 0 टू इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। तो इन्फिनिटी हमें पता है हमारे पास किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल tan इनवर्स इन्फिनिटी, और ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है π/2। तो इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम लेंगे साइन एक्स ओवर एक्स का, या इसकी इंटीग्रेशन हम लोग लेंगे, तो वो हमारे पास आंसर क्या आएगा, π/2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है log 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1/2 log 2 प्लस आयोटा π/4। बी ऑप्शन इज 1/2 log 2 माइनस आयोटा π/4। सी ऑप्शन इज 1/2 log 2 माइनस 3 आयोटा π/4। डी ऑप्शन इज 1/2 log 2 प्लस 3 आयोटा π/4। ये हमारे पास है। हमारे पास होता है log z हमारे पास होता है log x प्लस आयोटा y, और वो हमारे पास इक्वल आता है log z प्लस आयोटा थीटा। अब इसमें जो z होता है वो मॉडुलस होता है, इसको हम r भी कहते हैं, और ये हमारे पास इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो थीटा होता है वो हमारे पास इक्वल होता है tan इनवर्स y ओवर x के इक्वल होता है। तो अब हम इसमें पुट कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और आयोटा tan इनवर्स y ओवर x, और अगर हम ये 1/2 पावर भी पहले ले आए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y ओवर x। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू log z की वैल्यू ये आएगी। अब हम इस वाले z को देखते हैं, इसमें x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। तो अब हम इसमें पुट कर देंगे log 1 प्लस आयोटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा। अब हम इस एक्सप्रेशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 log 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आयोटा tan इनवर्स 1/1। तो ये आ रहा है 1/2 log 2 प्लस आयोटा tan इनवर्स हमारे पास इक्वल होता π/4 के इक्वल होता है। तो इसमें से हमारे पास ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास इसका आंसर ये आ रहा है।